हम लोग मैग्नेटिज्म देख रहे थे, मैग्नेटिज्म पढ़ रहे थे और लगभग खत्म ही हम लोग का मैग्नेटिज्म। तो इस वाले में अभी तक जितना भी पढ़े उसमें कोई दिक्कत है तो बोलो, उसको आज देख लेंगे। पहले जो 2 टॉपिक हम लोग का बच गया उसको खत्म कर लेते हैं। तो एक तो बच गया हम लोग का कि अगर वायर्स हैं तो उनके बीच में फोर्स लगेगा या नहीं, तो वही देख रहे हैं हम लोग। फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। अगर कंडक्टर के में फोर्स लगेगा, कैसे लगेगा उस चीज का जिक्र करना है। जैसे हम देखिए एक कैरिंग कंडक्टर यहाँ पे, ठीक है, दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर यहाँ पे, दोनों पैरेलल ही रखे हुए हैं। दोनों के बीच का दूरी जो है हम मान लेते हैं एल या डी मान लेते हैं, बेहतर है डी। इसमें से करंट I1 जा रहा है और इसमें करंट I2 जा रहा है। हम दोनों का डायरेक्शन सेम मान रखे हैं, तो हमको पता करना है कि इन दोनों पे फोर्स लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि अगर एक कोई करंट कैरिंग कॉइल है, कंडक्टर है, तो इससे r दूरी पे जाते हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। करंट की तरफ थंब रखेंगे और फिंगर को कर्ल करेंगे तो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन होगा और वो b होगा हमारा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। ठीक है, इनफाइनाइट ही माने हैं, लंबा है, यहाँ भी वैसा ही है। ठीक है, इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर से ऐसा है। तो हम लोग जानते हैं कि इधर की तरफ हम बोल रहे हैं कि वी नो, हम लोग अब ये जान चुके हैं कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, आई इसमें से बह रहा है, तो इससे r दूरी पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो ये आता है। दूसरा चीज ये कि अगर हम मान लेते हैं कि इधर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और इसमें हम कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसा रख दे, तो इसका जितना भी लेंथ होगा, आई अगर बह रहा होगा तो इस पे एक फोर्स लगेगा। ठीक है, आई क्रॉस बी, तो फोर्स लगेगा जिसको हम लोग आई एल क्रॉस बी लिखेंगे। 90 डिग्री है तो आई एल भी फोर्स बोल सकते हैं। तो ये 2 चीज हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट ये और सेकेंड ये। वैसा ही यहाँ पे हमारे पास अगर 2 वायर्स हैं तो एक में करंट बह रहा है, दूसरा है, तो हमको दिख रहा है कि जो फर्स्ट वायर है इसमें अगर करंट बह रहा है तो इसकी वजह से यहाँ डी दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड इस वायर पे होगा और सारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इनटू द प्लेन होगा। ठीक है, यानी कि ये जो हम बोल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1, ये वायर 1 है हमारा, ये 2 है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 आएगा और वो आएगा म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई डी। अब यहाँ दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, और अगर हम इस वायर का एक लेंथ ऐसा मान लेते हैं कि हम इस लेंथ निकालना चाहते हैं एल लेंथ, तो इस एल लेंथ पे फोर्स ऑन वायर 2, ठीक है, फॉर लेंथ एल, एल लेंथ के लिए हम फाइंड कर रहे हैं, तो अगर हम फोर्स फाइंड करेंगे तो ध्यान देखो इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड है, आई ऊपर की तरफ जा रहा है यानी 90 डिग्री बन रहा है, तो फोर्स हम बोल सकते हैं कि I2 L इंटू B1 होगा। तो इस तरीके से अगर हम फोर्स लिख रहे हैं तो ये आ जाएगा हमारा B1 क्या है, म्यू नॉट I बाई 2 पाई डी।
ये B1 हो गया इंटू I2L। तो ये चीज आ गया हमारा म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई D। ठीक है, ये आया इंटू L आ गया। ठीक है, किसी भी L लेंथ पे फोर्स इतना आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे L लेंथ पे पता नहीं करने बोलता है, तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं फोर्स बाय लेंथ। इसको बोलते हैं हम लोग फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, पर यूनिट लेंथ जो है वो हमको मिल रहा है म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई D। ठीक है, तो ये चीज है हमारा फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर दो करंट कैरिंग रखे, दो में अगर करंट है तो दो एक दूसरे पे फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा। वो फोर्स कैसे सर लग रहा आवाज है, क्लियर तो नहीं एक है। में I1 जा रहा है, इसमें एक मिनट। हेलो, हाँ सर। अब आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि कैरिंग वायर है, तो एक की वजह से दूसरे पे, तो दूसरे की वजह से इस पे भी लग रहा होगा, तो न्यूटन थर्ड लॉ से हम बोल सकते हैं कि ये जो हम निकाले फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन बोल रहे हैं, यानी कि इसको F21 बोल रहे हैं, तो न्यूटन थर्ड लॉ से हम बोल सकते हैं कि F12 लग रहा होगा और दोनों इक्वल ही होगा, तो F21 जो होगा इक्वल टू F12 होगा मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन अपोजिट होगा। अब हम लोग देखें कि अगर करंट ऐसा पैरेलल है तो ये फोर्स कैसा है। ठीक है, करंट ऐसा है, इसमें I1 इसमें I2, तो फोर्स किधर लगेगा इस बात पे हम देखें जरा। तो यहाँ इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इनटू द प्लेन आ रहा था, करंट इधर बाहर की तरफ जा रहा है, तो I क्रॉस B करके देखेंगे हम, I की तरफ हम रखेंगे, हमारा जो फोर्स था ये I, यानी कि एल किधर की तरफ लेना है, करंट की डायरेक्शन में, तो एल क्रॉस बी अगर हम इस केस में कर रहे हैं तो ध्यान से देखो कि एल क्रॉस बी कर रहे हैं तो इधर की तरफ हमको फोर्स लग रहा है, दिख रहा है, यानी कि एल यानी कि आई की तरफ हाथ रखेंगे और कर्ल करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की ओर, तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा ये होगा। वैसे ही अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड B1 की वजह से था, वैसे ही इस पे अगर देखेंगे तो I2 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होगा, ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमको ऊपर की तरफ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमको ऊपर की तरफ दिख रहा है, तो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टू है। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर बाहर की तरफ है और करंट आगे की तरफ है, तो इस पे अगर हम फोर्स फाइंड कर रहे हैं तो इस पे फोर्स जो दिख रहा है हमको इधर की तरफ दिख रहा है F12। ठीक है, यानी कि करंट अगर सेम डायरेक्शन में है, करंट इन सेम डायरेक्शन, तो हमको दिख रहा है कि कैसा है, अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव है, दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा।
ठीक है। वैसे ही अगर हम बोलते कि ये दो वायर्स है, एक में करंट ऐसा जा रहा है, एक में करंट ऐसा जा रहा है, इस केस में क्या होता, यानी कि डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो ऊपर सेम ही आ रहा है। अगर इसकी वजह से देखें तो I1 की वजह से देखेंगे तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन आ रहा है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 आ रहा है। और हम फिर से इसकी तरफ, करंट की तरफ हाथ रख के अगर हम कर्ल करते हैं तो फोर्स का डायरेक्शन देखो इस पे कि फोर्स ऑन टू, ये टू है ये वन है, तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन इधर की तरफ आ रहा है। वैसे ही इसके लिए देखो, तो इसके लिए अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे फिर से करेंट, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनटू द प्लेन है। ठीक है, और करंट ऊपर है, तो इस पे अगर हम फोर्स फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि फोर्स का डायरेक्शन इधर आ रहा है, यानी कि अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ दिख रहा है कि फोर्स जो है रिपल्सिव है। ठीक है, यानी कि अगर करंट पैरेलल है और करंट सेम डायरेक्शन में है दोनों में, तो करंट फोर्स जो है अट्रैक्टिव नेचर का है। और अगर एंटी पैरेलल है करंट तो फोर्स जो है वो रिपल्सिव है। और यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि जो मैग्नीट्यूड आ रहा है म्यू नॉट I1I2/2πd इंटू एल। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखो, बहुत भी बढ़िया बात है। अगर भूल गए तो ये दोनों फॉर्मूले याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम एक के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं और उस पे अब हमको दिख रहा है कि एक करंट कैरिंग वायर है और वो मैग्नेटिक फील्ड में है, तो हम उसमें एल लेंथ के लिए, कंफ्यूजन यहाँ भी होता है कि इनफाइनाइट लेंथ है कैसे निकाले, तो हम यहाँ पे एल लेंथ के लिए निकाल के फिर हम बोल रहे हैं कि फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होगा इतना होगा। तो हमको मोस्टली यही पूछा जाता है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसी में अगर हम फोर्स का देखें, हियर फोर्स जो आ रहा है हमारा, ध्यान से देखो, तो म्यू नॉट I1I2 बाई 2πd इंटू एल आ रहा है। अब इफ एल एंड डी आर यूनिटी, ठीक है, और एल डी जो यूनिटी है यानी कि 1 यूनिट है, 1 मीटर, ये भी डी भी 1 मीटर, एंड I1 इजकल टू I2, तो इस केस में अगर हम देखेंगे तो फोर्स एफ जो दिख रहा है हमको म्यू नॉट I² इंटू 2d दिख रहा है, यानी कि यहाँ से अगर I का बात करें तो I हमको हो जाएगा 2d बाई म्यू नॉट इंटू एफ, या फिर ऐसे कर लेते हैं I2 इक्वल टू 1 एम्पियर कर देते हैं, या फिर जो भी करो। ठीक है, हाँ इसको 1 एम्पियर ही कर दो, बाद में हम बोलते हैं इसको क्या करना है। तो ये 1 एम्पियर है तो इतना आ गया। ठीक है, तो ये जो फोर्स आएगा हमारा ये म्यू नॉट बाई पाई घट 2πd दिख रहा है। अगर ऊपर नीचे 2 से मल्टीपल कर दे तो 2 म्यू नॉट बाई 4 पाई आ रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं 2 × 10⁻⁷ न्यूटन आ रहा होगा। ठीक है, ये करने का सिर्फ एक पर्पस है, यहाँ से हमको कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों ने पढ़ा था कि करंट जो होता है, करंट जो होता है आई, ये फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है, और फंडामेंटल यूनिट है तो इसका जो 1 एम्पियर डिफाइन होता है, तो 1 एम्पियर डिफाइन होता है कि दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हो। ठीक है, इसमें दोनों में सेम करंट आई बह रहा हो, और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इतना होगा तो ये जो करंट होगा वो 1 एम्पियर होगा। ठीक है, जैसे कि हमको कहने का मतलब है कि अगर हम लोगों ने फंडामेंटल यूनिट्स पढ़े थे तो उसमें मास टाइम सब चीज का एक डिफिनीशन था कि मास है तो कुछ था जिसका हम लोग मास बोलते थे, यानी कि एक सैंपल रखा हुआ है, उसी सैंपल के
जो वेट है उसको मास बोलते हैं, 1 kg बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही टाइम डिस्टेंस सबके लिए था। तो वैसे ही करंट के लिए यहीं से डिफाइन होता है कि अगर दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, दोनों में सेम करंट बह रहा है, अगर फोर्स उस पे इतना लग रहा है, यानी कि फोर्स कितना होना चाहिए, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन, देन आई इज 1 एम्पियर। ठीक है, तो इसी चीज से डिफाइन होता है कि ये चीज 1 एम्पियर है, इतना फोर्स लग रहा होगा तो, और इसी 1 एम्पियर को हम लोग आगे की तरफ जितना भी पढ़े हैं वो सब चीज यूज किए। ठीक है, तो बस यहाँ का पर्पस इतना ही बताना है कि यही जो कंसेप्ट है 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए हम लोग ये कंसेप्ट यूज करते हैं एम्पियर करंट को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक था कि अगर हमारा दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स रहेगा तो ऐसा हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऐसा ही हो, अगर हम ये पढ़ लिए तो हमको दूसरा कुछ भी दे सकता है क्या, तो हमसे बोल सकता है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, यहाँ पे एक चार्ज है, इधर जा रहा है किसी वेलोसिटी v से, फोर्स बताओ। तो हम जानते हैं इसके कारण यहाँ कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो क्यू v क्रॉस v कर देंगे, इस पे फोर्स लग जाएगा, कोई भी चार्ज पार्टिकल है। तो हम लोग अब आराम से कर सकते हैं, अगर ये चीज पता है तो हमको कभी भी दो ऐसा सिचुएशन देगा, दो चीज का कॉम्बिनेशन, यानी कि एक दे रहा है हमको मैग्नेटिक फील्ड के लिए, दूसरा दे रहा है उस पर फोर्स के लिए। हम लोगों ने दोनों अलग अलग चीज पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन अलग पढ़ा, फोर्स कैलकुलेशन अलग पढ़ा। अब यहाँ पे दोनों में करंट दे दिया है और कह रहा है कि फोर्स पता करें, यानी कि एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करें, दूसरी की वजह से दूसरी का उस मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स फाइंड करें। तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, तो एक छोटा सा टॉपिक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। इसके बाद हम लोग का जो लास्ट टॉपिक बचता है वो है गैल्वेनोमीटर, उसको देख लेते हैं। ठीक है, इतना बात में किसी कोई दिक्कत तो बोलो। नहीं है आशुतोष? नो सर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग का गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है कि गैल्वेनोमीटर हम लोग ऐसा यूज करे थे जी। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर से कन्वर्जन हम लोगों ने देखा था कि एमीटर और वोल्ट मीटर में हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इसका यही गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे आज। इसका कंस्ट्रक्शन ऐसा कुछ होता है, यहाँ बीच में ऐसा कॉइल रखा होता है, फिर और दोनों तरफ ऐसा, ये दोनों मैग्नेट्स हैं, इधर हम बोल देते हैं नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इन दोनों के बीच में एक मैग्नेट है। इसको अगर हम टॉप व्यू देखना चाहें तो ऐसा दिखेगा, ठीक है, ऊपर से देखेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, ये नॉर्थ ये साउथ, बीच में कॉइल, यानी कि इस पे इधर से इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ जाता है, और इस पे ये सब कॉइल्स इस पे लगा हुआ है। ये जो है हमारा आयरन या कुछ का रहता है, एल्युमिनियम जो भी रहे, इसके ऊपर ऐसा कॉइल्स लपेटा हुआ रहता है, कि जो हम लोग टर्न से भी पढ़ रहे थे, तो ये सब चीज इस पे ऐसा लपेटा हुआ रहता है। ठीक है, इसको हम लोग एक पीछे से ऐसा आ रहा है, किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो बैटरी से कनेक्ट किए तो इसमें करंट बहेगा, ऐसा करंट सब में बह रहा होगा, तो ये लूप है, ऐसा करंट बह रहा है, यानी कि हमको एक ऐसा लूप दिख रहा है जिसमें ऐसा करंट बह रहा है और इधर से इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा ही दिख रहा है। और क्या क्या रहता है इसमें कि यहाँ पे ऐसा, ठीक है, ये कनेक्टेड रहता है, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग से ऐसा पॉइंटर कनेक्टेड होता है, और यहाँ पे हमारा
रीडिंग होता है। ये हमारा बीच वाला जीरो डिफ्लेक्शन होता है और इधर कहीं डिफ्लेक्ट होगा यानी करंट बह रहा है। ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं इसको बोलते हैं टोर्जन स्प्रिंग। ठीक है, ऐसा ऐसा रहता है। इसको अगर हम बीच से ऐसा पकड़ के तेज घुमा के छोड़ेंगे तो फिर से वो एलोंगेट कर जाएगा। ये चीज टॉय कार्स में देखे होगे। टॉय कार जो आता है उसमें लगा होता है टोर्जन स्प्रिंग है। चाबी वाला कार जिसमें हम चाबी घुमा के छोड़ते हैं तो आगे बढ़ भागने लगता है। तो उसमें ये जो चीज यूज किया जाता है उसको हम लोग टोर्जन स्प्रिंग बोलते हैं और इसको ट्विस्ट करते हैं तो ये गोल गोल घूमता है। ठीक है, तो यहाँ पे पर्पस क्या होता है इसका देने का कि अगर ये हम लोग देख रहे हैं कि करंट जा रहा है, करंट बह रहा है, तो लूप है हमारा, लूप है, तो इसमें ऐसा करंट बहा तो इधर की तरफ इसमें कुछ मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होगा, तो करंट की डायरेक्शन की वजह से इधर की तरफ। ठीक है, कुछ एंगल पे मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हुआ। ठीक है, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ एंगल थीटा पे ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर, चलो थोड़ा साफ सा बना देते हैं, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा हमारा लूप, करंट मान लो ऐसा बह रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा इसका एरिया ऐसा इस डायरेक्शन में ऐसा कुछ होगा। ठीक है, मैग्नेटिक यानी कि यहाँ से एंगल कुछ थीटा बन रहा होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट है अगर हमारे पास और मैग्नेटिक फील्ड है तो हम जान रहे हैं टॉर्क लग रहा होगा m क्रॉस b। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे दिख रहा है कि एक कॉइल है, कॉइल जो है गोल गोल घुमा हुआ है और इसमें से करंट पास हो रहा है। अगर करंट पास हो रहा है यानी कि उसमें टॉर्क लग रहा है और टॉर्क लगेगा तो रोटेट करेगा। ठीक है, अब इसमें रोटेट कराएगा कौन, तो ये करंट। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इसमें ऐसा होगा। ठीक है, नॉर्मली की तरफ, और मैग्नेटिक मोमेंट किसी एंगल पे मान लेते हैं, इधर की तरफ m है, इधर की तरफ ये b है, दोनों के बीच में एंगल थीटा कुछ बना होगा जो भी होगा। ठीक है, तो m और b है, तो टॉर्क भी लग रहा होगा। टॉर्क लगेगा तो इसके साथ साथ ये स्प्रिंग यहाँ पे रोटेट करेगा, रोटेट करेगा तो इसमें यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा, यानी कि जो पॉइंटर है हमारा डिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन साथ में स्प्रिंग लगा हुआ है तो पहले तो डिफ्लेक्ट करेगा, फिर स्प्रिंग उसको रीस्टोर कर देगा। यानी कि हम यहाँ बोल सकते हैं टॉर्क ड्यू टू कॉइल जो है वो हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, यानी कि वो डिफ्लेक्ट कर रहा होगा। वहीं अगर हम बोल रहे हैं टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग, स्प्रिंग जो टॉर्क लगा रहा होगा वो रीस्टोरिंग होगा, यानी कि वो फिर से उसको शेप में लाने का, फिर से उसको अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ला देता है। तो हम पहले भी बोले थे कि जो हमारा गैल्वेनोमीटर होता है वो किसी भी कॉइल किसी भी सर्किट में हमको करंट डिटेक्ट करने में यूज होता है कि करंट बह रहा है या फिर नहीं बह रहा है। यानी करंट बहा तो उस पर टॉर्क लगेगा, वो डिफ्लेक्ट करेगा, स्प्रिंग उसको फिर से इधर की तरफ ला देगा। ठीक है, तो ऐसा ही इसमें होता है कि अगर हमको डिफ्लेक्शन मिला जीरो से तो राइट और लेफ्ट डिफ्लेक्शन यानी करंट का डायरेक्शन अगर एक तरफ है तो एक तरफ डिफ्लेक्ट होगा, दूसरी तरफ होगा तो दूसरी तरफ डिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि टॉर्क ड्यू टू कॉइल जो है वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की तरह है, यानी कि जो हमारा पॉइंटर है, इसको हम बोल रहे हैं पॉइंटर, उसको डिफ्लेक्ट कर दे रहा है और स्प्रिंग जो है स्प्रिंग उसको फिर से ओरिजिनल शेप में लाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क लगाएगा। ठीक है, अगर इतना बात क्लियर है तो इसमें हम लोग जो टर्म्स यूज कर रहे हैं तो देख लेते हैं। एन, एक टर्म एन यूज करेंगे यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। बी तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड ही है, ए यूज करेंगे यानी कि एरिया ऑफ कॉइल।
ठीक है, ए एरिया ऑफ कॉइल होगा, ये होगा। तो टॉर्क अगर हम लोग लिखते हैं तो लिखते हैं एम क्रॉस बी, यानी कि एम बी साइन थीटा, और एम जो होता है वो होता है हमारा एन आई ए बी साइन थीटा, ये हमको टॉर्क लगता है। अब थीटा के बेसिस पे ये टॉर्क वेरी कर रहा होगा, लेकिन अगर हम मैक्सिमम का बात करें तो मैक्सिमम टॉर्क एन आई ए बी लग रहा होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम टॉर्क जो लग रहा होगा वो एन आई ए बी लग रहा होगा, और हम लोग मैक्सिमम टॉर्क के ही कंसेप्ट में बात करते हैं कि मैक्सिमम टॉर्क होगा ना। हम आते हैं स्प्रिंग पे। तो स्प्रिंग में जो हो रहा है ये ऐसा 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 है, जलेबी टाइप का। इसको अगर पकड़ के घुमाएंगे तो ये स्प्रिंग ऐसा जल नजदीक नजदीक होगा, छोड़ देंगे तो फिर ऐसा हो जाएगा। तो इसमें जो है एंगल का ट्विस्टिंग है। तो ट्विस्टिंग है तो यहाँ पे जो हम लोग टॉर्क बोलते हैं सी, और एंगल थीटा हो तो थीटा, यानी कि इसमें जो टॉर्क होता है वो टॉर्क सी थीटा होता है, और सी को बोलते हैं टोर्जन कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि एंगल रोटेट हो रहा है। हम लोग पहले फोर्स बोलते थे के इंटू एक्स स्प्रिंग में, वैसा ही यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे रोटेट हो रहा है, तो रोटेट हो रहा है इसलिए सी इंटू थीटा, और इसको सी को बोलते हैं टोर्जन कांस्टेंट। कभी कभी इसको के से भी रिप्रेजेंट करता है, तो हम यहाँ सी से रिप्रेजेंट। ठीक है, अब ये दोनों हमको पता चल गया, तो बोल सकते हैं एट इक्विलिब्रियम, अगर कभी इक्विलिब्रियम आया तो उस समय, यानी जब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हुआ होगा उस समय दोनों आपस में रोक बराबर हो गया होगा, तभी वो इक्विलिब्रियम आया होगा। तो उस समय हम बोल सकते हैं कि जो हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क था विल बी इक्वल टू रीस्टोरिंग टॉर्क, यानी कि हम बोल सकते हैं एन आई ए बी जो होगा वो हमारा सी थीटा के बराबर होगा। यानी कि यहाँ से आई इक्वल टू हम बोल सकते हैं थीटा सी बाई एन ए बी इंटू थीटा। ठीक है, यहाँ पे ये वाला टर्म जो दिख रहा है हमको, ये टोटल सी बाई एन ए बी, ये ध्यान से देखो। अगर हमारे पास गैल्वेनोमीटर है तो उसमें स्प्रिंग लगा होगा, सी कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स होंगे, एरिया फिक्स होगा, सब कुछ फिक्स होगा। तो फॉर अ गैल्वेनोमीटर ये जो क्वांटिटी होगा इट इज कांस्टेंट। ठीक है, किसी भी गैल्वेनोमीटर के लिए कांस्टेंट होगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ठीक है, तो इस टर्म को बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट सी बाई एन ए बी। तो अगर ये कांस्टेंट है तो हमको यहाँ से क्या दिख रहा है, दिस इम्प्लाइज दैट कि जो हमारा आई है प्रोपोर्शनल टू थीटा है, जिसको हम लोगों ने करंट में इसको बहुत ही यूज करा था, क्वेश्चंस किए हो गए तो ये चीज मिला हो। यानी कि जो आई आ रहा है ये मैक्सिमम करंट होगा, क्योंकि हम यहाँ पे टॉर्क मैक्सिमम यूज कर रहे हैं, तो ये जो करंट होगा ये भी क्या होगा, मैक्सिमम ही होगा। यानी कि यहाँ पे आई मैक्स ही है, ये प्रोपोर्शनल टू थीटा है। थीटा बोले तो डिफ्लेक्शन, जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा करंट बह रहा होगा। अगर हम मान लेते हैं दो वायर में कंपैरिजन करना है, तो एक का मैक्सिमम दूसरे का मैक्सिमम कंपेयर करेंगे, जिसमें ज्यादा डिफ्लेक्शन उसमें ज्यादा करंट। ठीक है, यानी कि हमको यहाँ से दिख रहा है कि डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू करंट है। जिस भी गैल्वेनोमीटर से, जिस भी सर्किट में हम उस गैल्वेनोमीटर को यूज करेंगे जिसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा हुआ, यानी कि अगर हम मान लेते हैं कि ऐसा है, एक में यहाँ पे आया और दूसरे में यहाँ पे आया, ये हमारा जीरो था, ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये थीटा वन है, ये थीटा टू है, दिख रहा है थीटा टू ग्रेटर देन थीटा वन है, तो आई टू जो होगा ग्रेटर देन आई वन होगा। यानी कि जिसमें भी ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा तो सर्किट, तीन सर्किट जितना भी मेजर करना हो तो हम कह सकते हैं करंट ज्यादा होगा, लेकिन कितना करंट होगा ये हम इससे नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि करंट ज्यादा है
या फिर कम है, और करंट जो है किस सर्किट में ज्यादा बह रहा है, किस में कम बह रहा है या फिर नहीं बह रहा है, इन सब चीजों को हम इससे बता सकते हैं। ठीक है, किसी भी अगर हम कोई भी सर्किट यूज करते हैं तो अलग अलग सर्किटों के लिए हम लोग इस चीज को बता सकते हैं। जैसे कि अगर हम ये फिगर बताए थे टॉप व्यू, तो टॉप व्यू में भी ऐसा है, तो इस पे कहीं मैग्नेटिक फील्ड इधर, ये दोनों, तो यहाँ से ये घूमेगा, ऐसा कुछ रोटेट होगा, तो उसके साथ घूमता ही वैसा ही कुछ। तो अगर हम लोग इस चीज को ध्यान से देखें और समझे तो हमको दिख रहा है कि करंट पास होगा तो टॉर्क लगेगा तो रोटेट करेगा यानी कि पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा। अब स्प्रिंग लगा होता है कि फिर से वो साथ साथ रोटेट ना करके फिर से वापस आ जाए। और मैक्सिमम जो हमारा होगा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, यानी कि जहाँ पे टॉर्क के दोनों आपस में बैलेंस कर गया होगा, तो वहां पे आई जो आ रहा है इतना आ रहा है, तो यहाँ से हम बोल रहे हैं कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है, यानी कि जिसमें जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा करंट बह रहा है। तो ये सब चीज थे कि हम देख रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर जो होता है एक डिवाइस होता है जो हमको करंट डिटेक्ट करने में यूज होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि दो सर्किट है तो उसमें या करंट कंपेयर करने में यूज होता है कि ज्यादा है करंट है, ज्यादा है कम है या कुछ भी। इसके बाद जो टर्म्स होते हैं, टर्म्स दो तीन हम लोग यूज करते हैं, उसको हम बोल रहे हैं। तो पहला करंट सेंसिटिविटी, ठीक है, करंट सेंसिटिविटी, इसको IS से लिखा जाता है। ये क्या होता है? सेंसिटिविटी से हमको समझ में आ रहा है कि वो करंट सेंसिटिव है या फिर नहीं, यानी करंट से सेंसिटिव है या फिर नहीं। जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं कि बहुत सूरजमुखी का फूल हो गया, सनफ्लावर जिसको बोलते हैं वो सूरज से सेंसिटिव होता है। उधर जिधर सूर्य रहते हैं उधर ही उसका डायरेक्शन रहता है। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं, एनिमल भी है, लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। कोई होता है कि आग से सेंसिटिव होता है, कोई पानी से सेंसिटिव होता है, किसी को बहुत ठंड लगता है, किसी को बहुत गर्मी लगता है, तो सेंसिटिविटी बताता है। वैसे ही यहाँ अगर हम किसी गैल्वेनोमीटर का बात कर रहे हैं तो करंट से कितना सेंसिटिव है उस चीज को ये करंट सेंसिटिविटी बताता है। यानी कि ये हम कह रहे हैं कि अगर किसी गैल्वेनोमीटर से करंट पास हुआ तो करंट पास होते डिफ्लेक्ट हो गया, थोड़ा सा भी करंट गया और डिफ्लेक्ट हो गया तो बोलेंगे वो ज्यादा सेंसिटिव टू करंट है। और किसी को करंट दिए जा रहा है, कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं है यहाँ, तो इनसेंसिटिव नहीं है। हम करंट पास कर रहे हैं फिर भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, तो उस चीज को हम बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी डिफाइन करेंगे कि इट इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड as deflection produced। ठीक है, जो डिफ्लेक्शन हमारा प्रोड्यूस होगा इन द गैल्वेनोमीटर, in the galvanometer when a unit current is passed through it। ठीक है, अगर करंट सेंसिटिविटी का बात कर रहे हैं तो इट इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द गैल्वेनोमीटर, यानी कि गैल्वेनोमीटर में कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा व्हेन अ यूनिट करंट इज पास थ्रू इट, अगर यूनिट करंट पास कर रहे हैं तो। यानी कि IS हम क्या कर रहे हैं, IS इक्वल टू क्या है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, यानी थीटा बाई आई। तो ध्यान से देखो कि थीटा बाई आई क्या आएगा, यहाँ से थीटा बाई आई अगर लिखेंगे तो NAB बाई सी आएगा, NAB बाई सी आ रहा है। और ये जो रहेगा फॉर अ गैल्वेनोमीटर ये हमको कांस्टेंट दिख रहा है, यानी कि कांस्टेंट फॉर अ गैल्वेनोमीटर।
यानी कि हमको गैल्वेनोमीटर जब हम बना रहे होंगे, कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे, उस समय हम लोग ये करंट सेंसिटिविटी को चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक बार गैल्वेनोमीटर बना के मार्केट में हम दे दिए बेचने के लिए, तो उसका जो है ये करंट सेंसिटिविटी होगा वो फिक्स होगा। क्यों? क्योंकि करंट सेंसिटिविटी एन, ए, बी और सी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि आई एस जो होगा प्रोपोर्शनल टू एन होगा, प्रोपोर्शनल टू एरिया होगा, प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड होगा, एंड प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से अगर हम कंस्ट्रक्ट करते वक्त अगर नंबर ऑफ टर्न्स लूप में बढ़ा दें, यानी कि यहाँ जो हमारे लूप है इसमें अगर हम इसमें जितने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा। ये जो हमारा लूप बनेगा इसका एरिया बढ़ा दें तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ा दें तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा। या फिर ऊपर जो हमारा स्प्रिंग है उसका टोर्जन कांस्टेंट घटा दें। जैसे कि हम लोग स्प्रिंग जो नेचुरल, हम लोग ये वाला स्प्रिंग जो यूज करते हैं इसमें के कम रहता है तो कम फोर्स में ये कंप्रेस हो जाता है। वैसे ही इसका अगर सी कम रहा तो थोड़ा सा भी टॉर्क लगाएंगे तो ये रोटेट कर जाएगा। यानी कि इसमें सी कम रहेगा तो डिफ्लेक्शन ज्यादा आएगा, डिफ्लेक्शन ज्यादा आएगा यानी कि थोड़ा सा करंट में भी इसमें करंट सेंसिटिविटी ज्यादा होगा। तो ये हम उसको कंस्ट्रक्ट करते वक्त चेंज कर सकते हैं। जब मार्केट से खरीद के हम ला दिए तब इसका हम कुछ इलाज नहीं कर सकते। खोल के भले हमको फिर से उतना मेहनत करना पड़ेगा, तब हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा करंट सेंसिटिविटी। और जो हम लोग इसे याद करो कि अगर गैल्वेनोमीटर था जी, बोलते थे इसमें से आईजी करंट जा रहा है, तो ये आईजी करंट बोलते थे मैक्सिमम करंट या मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट। ठीक है, यानी कि अगर इसमें जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए बात आएगा तो ये थीटा भी यहाँ पे अगर मैक्सिमम रहा तो यहाँ पे हमारा करंट मैक्सिमम होगा। उस चीज को हम लोग बोलते हैं, यानी कि कितना मैक्सिमम आ सकता है। और रेंज बोलते थे जीरो से मैक्सिमम, वो इसीलिए क्योंकि बीच का कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। खैर, ये था हमारा करंट सेंसिटिविटी। यूनिट अगर हम देखें तो इसका यूनिट जो होगा, इसका यूनिट जो दिख रहा है डिफ्लेक्शन पर सेकेंड दिख रहा है या फिर रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा वाला ही दिख, सेकेंड बोल रहे हैं, पर एम्पियर। ठीक है, रेडियन पर एम्पियर। नेक्स्ट है हमारा वोल्टेज सेंसिटिविटी, जिसको हम VS लिखते हैं। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है? तो वोल्टेज सेंसिटिविटी वैसे ही कि अगर हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर के क्रॉस में हम कितना वोल्ट लगाए हैं तो वोल्टेज जितना है, कितना वोल्ट पे वो डिफ्लेक्ट कर जाए उसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो हम इसको वैसे ही डिफाइन करेंगे, डिफाइन एज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन गैल्वेनोमीटर when unit voltage is applied across the terminals of galvanometer। ठीक है, अगर हम गैल्वेनोमीटर के क्रॉस में यूनिट वोल्टेज लगा दे और जितना डिफ्लेक्शन होगा उसको वोल्टेज सेंसिटिविटी बोलेंगे। इसको VS से लिखते हैं तो दिख रहा है थीटा बाई VA। ठीक है, तो थीटा बाई V तो इसको हम लिख सकते हैं I इंटू आर। भी है तो भी बराबर I इंटू आर आएगा। इसमें से जो भी आर होगा इसका रेजिस्टेंस, इधर से करंट आई आ रहा है तो आई इंटू आर इक्वल टू वी होता है। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि थीटा बाई आई तो NAB बाई सी दिख रहा था, यहाँ पे ये। ठीक है,
तो ये चीज हमारा आया वोल्टेज सेंसिटिविटी, और यहाँ पे ऐसा चीज आ रहा है। ये इन सब चीजों पे डिपेंड कर रहा है, ये भी हमारा। हाँ ये आर गैल्वेनोमीटर का होगा ना? हाँ, आर बोले तो जो भी हम गैल्वेनोमीटर का यूज कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉइल, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। जो कॉइल यूज हुआ है उसी का रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, जिसमें से करंट पास हो रहा है वही ना होगा, तो उसी का रेजिस्टेंस है। यानी कि हम बोल सकते हैं अगर बाहर से देखें तो ये रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर होगा। ठीक है, तो ये आया हमारा वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड रिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, यानी कि अगर हम उसके क्रॉस में कितना वोल्टेज लगा रहे हैं और उस वोल्टेज से वो कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है, कितना सेंसिटिव है, उस चीज को हम लोग यहाँ बोल रहे हैं। ये भी जो है हमारा कांस्टेंट ही है, यानी कि एक बार अगर बन गया गैल्वेनोमीटर तो उसके लिए ये कांस्टेंट। हाँ, हम बनाते वक्त चेंज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट करते वक्त, लेकिन एक बार कंस्ट्रक्ट कर दिए, जब हमको यूज में लेना है तो उसके लिए ये कांस्टेंट होगा। यानी कि मार्केट में मिलेगा तो उसपे हमको IS BS का वैल्यू पता होगा कि ये इतना करंट सेंसिटिव है, इतना वोल्टेज सेंसिटिव है। ठीक है, यानी कि अगर हमको यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कुछ दिया हो, मान लेते हैं 100 डिवीजन, तो 100 डिवीजन में यहाँ करंट पता हो, अगर VS पता हो तो मैक्सिमम करंट कितना बताएगा ये हम बता सकते हैं। यानी कि अगर मान लेते हैं कि 100 डिवीजन है और VS जो दे रखा है 5 वोल्ट है, तो हम मैक्सिमम वोल्टेज कितना, जो भी यूनिट आएगा डिफ्लेक्शन पर वोल्ट है, तो कितना मैक्सिमम वोल्टेज ये मेजर कर सकता है हम बता सकते हैं। यानी कि 20 दिख रहा है इस डेटा से, तो इससे हम बता सकते हैं कि वो मैक्सिमम जो है कितना मेजर कर सकता है, उस हिसाब से हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा वोल्टेज सेंसिटिविटी। यहाँ पे नोट पॉइंट कर लेना है। ठीक है, नोट पॉइंट सवाल से ही होगा कि इफ IS इज डबल्ड, ठीक है, IS को अगर हम डबल कर दें तो VS क्या होगा, बोलो देख के। IS था θ/I, उसको अगर हम डबल कर देंगे तो VS क्या हो जाएगा। यहाँ फॉर्मूले से क्या दिख रहा है कि VS जो है हम उसको IS/R लिख सकते हैं, दिख रहा है। यस सर। ठीक है, दिख रहा होगा, कभी पढ़ोगे तो दिखेगा भी। तो VS इक्वल टू IS/R, तो IS को अगर हम डबल करेंगे तो VS पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बोलो। वो भी डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा, डायरेक्टली दिख रहा है प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये 2VS हो जाएगा, और कोई। ठीक है, ये गलत है। कांस्टेंट रहता है ना? हाँ, ये गलत है। गलत क्यों है, तो ध्यान से देखो कि हम इसको डबल कर रहे हैं, तो डबल करने का मतलब लेट n को हम 2n कर दिए। ठीक है, n को 2n कर दिए, इसका मतलब ये हुआ कि IS जो हो गया वो 2IS हो गया। ठीक है, ऑल्सो इफ n को 2n कर दिए, यानी कि लेंथ ऑफ वायर जो भी यूज हुआ है वो भी क्या हो गया होगा, बोलो, डबल हो गया होगा। n लेंथ के लिए कुछ था तो 2n के लिए वो डबल हो जाएगा, तो l भी 12 हो गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि r क्या हुआ होगा, ये भी 2r हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि r बराबर क्या होता है, रो L/A, लेंथ डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस भी डबल, और रेजिस्टेंस डबल, तो यहाँ से देखो कि v जो है N/R होता है। ठीक है, N/R होता है, इसका मतलब ये हुआ कि N/R है, तो दोनों डबल डबल कैंसल आउट हो जाएगा, VS जो है वो VS ही रहेगा इस केस में। ठीक है, हाँ, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को डबल करते हैं तो VS भी डबल हो जाएगा और IS भी डबल हो जाएगा। तो इसीलिए
यहाँ पे ये हमेशा ऑलवेज का अगर बात किया जाए तो ऑलवेज अगर सही है तो ये गलत है। कब ये भी केस हमको मिल रहा है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि वी एस नोट पॉइंट ये है डज नॉट डिपेंड ऑन आई एस। आई एस डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं रहेगा। वी एस अगर कंपेयर करना होगा तो डायरेक्टली यहाँ से कंपेयर करो, ठीक है। आई एस से कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि उसमें हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहे हैं तो बढ़ जा रहा है, लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी सेम रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये सब चीजें था, अब इन्हीं सब चीज को हम लोग यूज कर करके क्वेश्चंस बना सकता है। और फिर इसके बाद पढ़ते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्ट मीटर, जो चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन इस पे देखते हैं। ठीक है, एक गैल्वेनोमीटर है, हैज 30 डिवीजन, ठीक है। एक गैल्वेनोमीटर है जिसके पास 30 डिवीजन है, एंड आई एस जो है उसका करंट सेंसिटिविटी है और 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन, ठीक है। डिवीजन के टर्म में दिया है कि पर डिवीजन इतना उसका सेंसिटिविटी है। बोल रहा है कि फाइंड मैक्सिमम करंट इट कैन मेजर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर है जिसका 30 डिवीजन है, 30 डिवीजन यानी कि ये जो हमारा है 0 है तो ये 30 डिवीजन, मैक्सिमम डिवीजन 30, ये 0 है तो यहाँ से यहाँ तक 30 कहा जाता है। जैसे हम लोग स्केल यूज करते हैं कि ये 0 होता है, 1 2 3 4, फिर एक छोटा सा 1 2 3 4, फिर ये सबको डिवीजन बोलते हैं। वैसे ही जो हमारे रीडिंग मीटर था उसका डिवीजन का बात हो रहा है। Sir, 6 into 10 to the power minus 4. 6 into 10 to the power minus 4. ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या लिख रहा है हमको, नंबर ऑफ डिविजन्स दे रहा है, ठीक है। हमको करंट आईजी मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम करंट आईजी होता है, तो आईजी अगर हमको दिख रहा है, ये है करंट पर डिवीजन, तो 30 डिवीजन में कितना होगा, तो हम लिख देंगे आई एस इंटू 30, यानी कि 20 इंटू 30 माइक्रो एम्पियर, यानी कि 600 माइक्रो एम्पियर, वही 6 इंटू 10 का पावर माइनस 4। ठीक है, एक क्वेश्चन और है कि रेक्टेंगुलर कॉइल है, एरिया दे रखा है 5 इंटू 10 का पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। वही कॉइल के लिए है, एन है 60 टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड भी इक्वल टू 90 टेस्ला है, एंड सी जो दे रखा है टॉर्जनल कांस्टेंट इज
टॉर्जनल कांस्टेंट हमको नहीं दे रखा है, ये नहीं पता है। और करंट दे रखा है कि 2 मिली एम्पियर में डिफ्लेक्शन थीटा जो हो रहा है वो 80 डिग्री हो रहा है। तो सी क्या होगा वो फाइंड करना है, यानी कि सब कुछ दे रखा है, एन ए बी दे रखा है, आई थीटा दे रखा है, सी पूछ रहा है। जी क्या होता है, एन आई ए बी इक्वल टू सी थीटा, सी इक्वल टू बी बाई थीटा। ठीक है, थीटा को यहाँ पे अगर डिग्री में रखेंगे तो सी पर डिग्री के पर डिग्री में आएगा, थीटा को रेडियन में रखेंगे तो पर रेडियन यूनिट हो जाएगा। कैलकुलेशन है, चार्ज तो है नहीं। करंट है 2 इंटू 10 का पावर -3 इंटू 60 टर्न्स 90 इंटू रेडियस -4 divided by 10। इस इंटू 4 न्यूटन मीटर पर डिग्री, कितना ही आ रहा है। ठीक है, 3 इंटू 10 का पावर -4 न्यूटन मीटर पर डिग्री। नीचे वाले को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो न्यूटन मीटर पर रेडियन हो जाएगा। एन आई बी टॉर्क है, टॉर्क है तो टॉर्क का हम लोग यूनिट जानते हैं, न्यूटन मीटर होता है, तो ये चीज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे से सवाल रहेंगे हमको, इस पे बहुत इजी फॉर्मूला बेस्ड रहता है, इतना बात को ध्यान रखेंगे तो हमारा सवाल आसानी से हो जाएगा। इसके बाद हम लोग कन्वर्जन ऑफ कैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर एंड एमीटर, ये दोनों चीजें हम लोगों ने करंट में देख लिया था, तो यहाँ तक हमारा मैग्नेटिज्म में ये सब चीजें हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, इतना बात को एक बार रिवीजन करना, मॉड्यूल को खत्म करो, और जो नेक्स्ट चैप्टर है 5th वाला चैप्टर, उसको खुद से एक बार रीडिंग कर लेना है। और हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। 5th वाले में अर्थ मैग्नेटिज्म ये सब चीजें दे रखी हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, तो सब चीजें हम लोग देखेंगे और फ्लक्स ये सब शुरू करेंगे हम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन शुरू करेंगे। जो मैग्नेटिज्म एंड मैटर जो चैप्टर है एनसीईआरटी के हिसाब से 5th चैप्टर, उसको एनसीईआरटी से ही एक बार पढ़ लेना है, वो इस बार का डिलीटेड पोर्शन में है। ठीक, और थ्योरेटिकल है पूरा का पूरा, तो इसलिए हम लोग उसको लास्ट में देखते हैं, लास्ट में बचेगा तो, लास्ट में टाइम बचेगा तो पढ़ लेंगे, क्योंकि उम्मीद है कि अगर डिलीटेड पोर्शन में नेक्स्ट ईयर अगर नीट या जेई किसी का भी एग्जाम दे रहे हैं तो 12th वाले देंगे, तो हो सकता है कि उसको डिलीटेड पोर्शन में ही रखे, तो पहले जो आएगा कंफर्म है उसको हम लोग खत्म कर ले रहे हैं, बाद में उसको
खत्म कर लेंगे, क्योंकि बीच में वैसे भी उसका उतना जरूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए हम लोग उसको लास्ट में भी खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन ही शुरू करेंगे। आज और ज्यादा टाइम बचा है नहीं, तो तुम लोग का अगर कोई डाउट है इस चैप्टर में कहीं से भी, तो उस चीज को पूछ लो एक बार। सर अभी जो गैल्वेनोमीटर टॉपिक की वहाँ पर से लाइएगा पेज को, वहाँ पर सर इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे है, वो पॉइंट लिखा हुआ है। जैसे कि ये अगर रोटेट करेगा, करंट पास हुआ, तो ये जो हमारा कॉइल है वो रोटेट करेगा, और हाँ कॉइल के साथ साथ ये जो हमारा स्प्रिंग है वो भी कंप्रेस होगा, हाँ यानी कि ये रोटेट करेगा, ये इधर होगा और ये इधर डिफ्लेक्ट करेगा। अब जाके जहां रुकेगा वहां पे ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होंगे, स्प्रिंग का कंप्रेशन और इसका रोटेशन दोनों इक्विलिब्रियम। उसके बाद स्प्रिंग जो होगा वो फिर से क्या करेगा, एक्सपेंड करना चाहेगा, एक्सपेंड करेगा तो उस समय फिर स्प्रिंग जो है इसको इधर लेते आएगा। जैसे होता क्या है, वो जो खिलौना में आता है टॉय कार में, ये चीज अगर खेले होगे तो जरूर देखे होगे कि ऐसा ऐसा एक प्लेट टाइप का रहता है, ठीक है, ऐसा वायर नहीं रहता है, प्लेट टाइप का रहता है, ऐसा ऐसा रहता है, देखे होगे, देखे हो कि नहीं? इससे जो मतलब क्या है, छोटा गाड़ी ऐसा रहता है जो पीछे खींचते हैं फिर आगे बढ़ता है, वही है। हाँ वो, या फिर चाबी जो घुमाते हैं, देखें सर। उसको खोल के देखे हो, वो पूछना चाह रहे नो सर। हैं। अच्छा, तो उसको खोलोगे तो चाबी वाला इसी में यहाँ पे चाबी लगा के और जो घुमाते हैं ना, तो हम लोग इसी चीज को ऐसा टाइट कर देते हैं, टाइट करते हैं, फिर छोड़ के एक्सपेंड करता है, एक्सपेंड करता है तो आगे भी, और इसमें लीवर लगा होता है, उसकी वजह से गाड़ी आगे भागता है। ठीक है, तो यहाँ भी यही चीज हमको दिख रहा है, और यहाँ से ये कनेक्टेड है, मान लेते हैं। तो ये जो एक्सपेंड हुआ, इधर ही कहीं कनेक्टेड होता है, तो कनेक्टेड है तो एक्सपेंड हुआ, फिर ये क्या करेगा, फैलेगा। तो एक्सपेंड होने का मतलब ये जब साथ साथ नीचे वाले से कनेक्टेड था तो ये ऐसा हो गया। अब जैसे ही जब इक्विलिब्रियम पहुंचा तो ये जो होगा फिर से अपना ओरिजिनल पोजीशन आना पड़ेगा, यानी किसके साथ, ये तो डिफ्लेक्ट करा होगा, लेकिन जब ये ओरिजिनल पोजीशन आना पड़ेगा तो फिर से अपने ये ओरिजिनल पोजीशन पे इसके साथ साथ आ जाएगा। तो वही चीज बोले थे, जब इसमें फाइनल ये जो डिफ्लेक्शन थीटा आया होगा, यानी कि इसमें भी पूरा एंगल कितना रोटेट करा होगा, थीटा, तो थीटा आया होगा, तो उस समय ये भी रोटेट करा है कुछ, और ये भी रोटेट करा है, यानी दोनों पे रोटेट होने का वजह टॉर्क है, तो इसका टॉर्क और इसका टॉर्क दोनों को हम बोले कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में इक्वल होगा। और क्या बोल रहे थे, बोलो, बात समझ आया? जैसे हम यस यहाँ सर। बोले हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो उन दोनों का इक्विलिब्रियम पोजीशन को हम इक्वल बोल रहे हैं। और किसी का? सर वो वेज वाला क्वेश्चन बता दीजिए जो भेजे थे। अच्छा, इसमें करना क्या है, इक्विलिब्रियम में है सब कुछ। सर वो जब मास नीचे आएगा तो उस पर टेंशन निकालना है रोप पे। स्मूथ सरफेस है, हाँ सर। तो इस पे इधर की तरफ नॉर्मल एन लग रहा है, नीचे की तरफ एम जी, ठीक है, इधर एम जी कॉस थीटा, नॉर्मल है, ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो इधर की तरफ लगेगा एन साइन थीटा, तो एन साइन थीटा, और इधर लग रहा है टी लग रहा है। ठीक है, तो एन साइन थीटा इस पे लग रहा है, तो इस ब्लॉक पे इधर की तरफ कितना लग रहा होगा, एन साइन थीटा ही, तो एन साइन थीटा जो होगा वही टी के बराबर होगा, और एन कितना है तो एम जी कॉस थीटा, तो एम जी
cos थीटा sin थीटा इक्वल टू टी हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कहाँ है ये? कि mg sin 2 थीटा बाई 2 इक्वल टू टी। बस फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। बात समझ आया? हाँ सर। mg हाँ हाँ सर आ गया। सर ये क्या क्या है, mg sin 2 थीटा? ये sin अच्छा थीटा इंटू हाँ सर ठीक है। 2 sin थीटा cos थीटा बराबर क्या होता है? sin 2 थीटा होता है। तो बदल ली, और क्या हो सकता है इसमें ऑप्शन दिया हो। ठीक है सर। ठीक है। बाकी सब तुम लोग तुम्हारा वाला बाद में बता देंगे। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। इतना हुआ। ठीक है। ठीक है सर। इस टॉपिक में और किसी का कोई दिक्कत है तो पूछ लो, बाकी लोग असतोष नहीं है। ठीक है फिर। ठीक है, एंड कर रहे हैं।